हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नीति प्रोडक्शंस के यूट्यूब चैनल पे। आज प्रोजेक्ट 1.0 के तहत हम देखने वाले हैं सब्जेक्टिव पीवाईक्यू एनालिसिस, वो भी हमारे सीजी का। जो सीजी में हमारे पास जो सीजी पीएससी में, सीजी व्यापम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सारे को हम देखेंगे जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। इससे पहले आप लोग को मैं बता दूं, स्टार्ट करें उससे पहले, कि मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग द्वारा जो भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है व्यापम के द्वारा, उसके लिए हमारे यहाँ फ्री टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज की जा रही है। इसे ज्वाइन करने के लिए सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू आप पहुंचेंगे और आप वहां पर से फ्री टेस्ट दिला पाएंगे। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग सीधा। जो टाइम टेबल है वो कुछ ऐसा है कि 6 तारीख, 13 तारीख, 20 तारीख, मतलब संडे संडे को टेस्ट रहेंगे, एकदम टोटली फ्री है। तो आप इसे फ्री होकर दिलाएं और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें। पहले क्वेश्चन में चलते हैं आज के। 8 अगस्त 1942 की बंबई कांग्रेस कार्यकारी की बैठक में छत्तीसगढ़ के कुछ नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक के बाद कौन से नेताओं को मलकापुर स्टेशन में बंदी बना लिया गया था? देखिए भाई, जो हमारा 1942 में जो है हमारे पास 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसकी शुरुआत हुई थी गांधी जी के लीडरशिप में। हम लोग देखते हैं करो या मरो का नारा दिया गया था। और वहां पर फिर कार्यकारी बैठक के पश्चात बंबई में जब कार्यकारी कांग्रेस कार्यकारी बैठक हुई थी, उसके बाद फिर वहां स्टार्ट होता है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। तो उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अब जो मलकापुर स्टेशन में देखिए, अलग अलग जगह अलग अलग लोगों को बंदी बनाया जाएगा, लेकिन जो मलकापुर स्टेशन में प्राइमरली बोला जा रहा है, तो उसमें हमारा आंसर हमारे कौन कौन से रहेंगे? हमारे पंडित रविशंकर शुक्ल रहेंगे, हमारे ठाकुर छेदीलाल रहेंगे, बैरिस्टर छेदीलाल जो रहेंगे, राम गोपाल तिवारी यहाँ पर उस टाइम पे नहीं रहते हैं, घनश्याम सिंह गुप्त यहाँ पर रहते हैं। तो हमारा ए, बी और डी, ये तीन ऑप्शन हमारा राइट है। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद नहीं है? कौन सा गढ़ के बारे में? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग के पास ऑप्शन दिया गया है पावागढ़, सिंगनगढ़, कोटगढ़ और नवागढ़। तो भाई पावागढ़ जो है ना, वो हमारे छत्तीसगढ़ के गढ़ नहीं है। छत्तीसगढ़ 36 अलग अलग गढ़ों से मिलकर बना हुआ था और जिसे डिवाइड किया गया था शिवनाथ नदी द्वारा। तो आंसर होगा हमारा पावागढ़। अगर हम लोग अदर और देखते हैं, सिंगनगढ़। सिंगनगढ़ कहाँ है? हमारे रायगढ़ जिले में स्थित है। कोटगढ़ जो है ये हुआ है हमारे पास, ठीक है, ये हमारा जो कोटगढ़ है वो हमें कांकेर जिले में हम लोग को मिलता है। नवागढ़ जो है वो हमें बेमेतरा जिले में मिलता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नागपुर के हमारे निम्न कथनों को पढ़िए और उसके हिसाब से हमको आंसर देना है। तो ऑप्शन दिया है हमारे पास, अच्छा स्टेटमेंट है हमारे पास। पहला स्टेटमेंट है, नागपुर के राजा रघुजी भोसला के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और ये जो आक्रमण है ये रघुजी भोसला जो है ना, रघुजी भोसला करवाए रहते हैं। और इस टाइम पे यहाँ पर राजा रहते हैं रघुनाथ। तो रघुनाथ जी जो रहते हैं वो अपने पुत्र वियोग में रहते हैं, इसलिए वो रिटेलिएशन नहीं दिखा पाते हैं। तो रतनपुर राज्य की सेना मराठों से युद्ध किया, ये गलत स्टेटमेंट है भाई। युद्ध नहीं किया इन्होंने, सीधा आत्मसमर्पण कर दिया था। रतनपुर का राजा युद्ध करते हुए मारा गया, बिल्कुल नहीं, ये जिंदा थे। और ये नागपुर के राजा रघुजी भोसला के अंतर्गत वो शासन कर रहे थे, उनको मिला था। मोहन सिंह की ये करामात रहती है। मोहन सिंह इसके पीछे मेन आदमी रहते हैं जो यहाँ पर युद्ध के लिए जिनको जो बुलाए रहते हैं भास्कर पंत को। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 बस राइट है, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी इंद्रावती की सहायक नहीं है? कोटरी, गुडरा, कांगेर और बोर्डिंग। तो हमारे पास कोटरी, गुडरा, बोर्डिंग, ये तीनों ही इंद्रावती की सहायक नदी है भाई। कांगेर जो है, कांगेर नदी जो है, ये भी कांगेर वैली में ही बहती है ये, लेकिन ये सहायक है हमारी शबरी नदी की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पठार में किस युग की चट्टानें प्रमुखता से पाई जाती है? टर्शरी, पैलोसीन, जुरासिक और डेवोनियन। तो देखिए भाई, हमारे छत्तीसगढ़ के बघेल, पूरे छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो चट्टानें पाई जाती है प्रमुखता से, वो है आर्कियन। अब आर्कियन तो इस ऑप्शन में नहीं है, तो आर्कियन से जो सबसे पास पड़ेगा वो है हमारा डेवोनियन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेवोनियन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का वह कौन सा भाग है जहां ग्रीष्म व शीत ऋतु का तापांतर सबसे कम होता है? तो शीत ऋतु और, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु का तापांतर सबसे कम कहाँ रहता है, ऐसा बोला जा रहा है। तापांतर जो है ना, हमारे बहुत सारे चीज़ों का इसमें तापांतर पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दंडकारण्य का पठार। क्या होता है हमारे छत्तीसगढ़ के मैदान में ना, ठंडी के टाइम में ठंडी भी ज़्यादा रहती है और गर्मी के टाइम पे टेम्परेचर भी 48 टू 50 गया, 50 तक तो आज तक नहीं गया है, 48.9 डिग्री मैक्सिमम गया है चांपा का। तो उस आधार पे हमारे जो टेम्परेचर डिफरेंस जो है, तापांतर जो है ना, सबसे ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ के मैदान में हम लोग को देखने को मिलता है, और सबसे कम जहाँ देखने को मिलता है वो है हमारा दंडकारण्य का पठार। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती। दूसरा बोला जा रहा है, गलत बात है भाई। ठीक है, उत्तर भारत की हवाएं आती है। छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है, ये बात भी गलत है, क्योंकि पश्चिमी भाग तो भाई मैकल रेंज के कारण हम लोग देखते हैं वो शुष्क रहता है, आर्द्र नहीं है। अगला स्टेटमेंट हमारे पास, छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है, बिल्कुल सही बात है। और तापांतर वर्ष भर सामान्य रहता है, ये गलत बात है।
वो भी बस सामान्य नहीं रहता, फ्लक्चुएट होता रहता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे महानदी बेसिन और उसकी सीमा के बारे में दिया गया है। तो उत्तरी भाग में हम लोग को दिखाई देगा बघेलखंड सरगुजा का पठार। एक्चुअल में पूर्वी बघेलखंड का पठार है, लेकिन अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं बघेलखंड सरगुजा का पठार भी कहा जाता है। दक्षिणी भाग में देखते हैं, दक्षिण में हमारे दंडकारण्य का पठार है। अगर हम एक छोटा सा ऐसे रफ एक मैप बनाते हैं, ये हमारा बिलासपुर संभाग हो गया, और ये हमारा सरगुजा संभाग हो गया, ये हमारा बिलासपुर संभाग हो गया। नीचे देखिए, मैं बहुत ही अच्छा मैप बनाता हूँ, इस बात पे कोई डाउट नहीं करेगा भाई, ठीक है। तो ये हमारा सरगुजा संभाग, ये हमारा बिलासपुर संभाग, ये रहेगा हमारा, ठीक है, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, और ये हमारा बस्तर संभाग। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग जो हमारा बलरामपुर का कुछ एरिया प्लस सरगुजा, जशपुर जो जिला है, जशपुर जिला के कुछ क्षेत्रों को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्षेत्र सरगुजा संभाग के हमारे एक फिजिकल डिवीजन का पार्ट है, जिसे कहते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। एक्चुअली पूर्वी बघेलखंड बघेलखंड के पठार का जो हमारे पास मध्य प्रदेश में पूरा फैला हुआ है, तो ये पूरा हमारा बघेलखंड का पठार है। इस बघेलखंड के पठार का पूर्वी भाग हमारे छत्तीसगढ़ में, इसलिए इसको बोला जाता है पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो ये हमारे उत्तर में पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास ये हमारा जशपुर सामरी पाट प्रदेश है, और यहाँ से ये हमारे पास 3 संभाग आते हैं। मोइला मानपुर को छोड़ दिया जाए तो हमारे पास 3 संभाग आएंगे, जो हमारे छत्तीसगढ़ के मैदान या फिर महानदी बेसिन का पार्ट होंगे। और जो दक्षिण वाला भाग है, ये है हमारा दंडकारण्य का पठार। तो हमारा जो उत्तरी भाग है, वहां पर हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, बघेलखंड सरगुजा का पठार। दक्षिणी भाग में अगर देखते हैं तो दंडकारण्य का पठार, मतलब ए का होगा हमारा 3, बी का होगा हमारे पास 4। पूर्वी भाग, ठीक है, तो पूर्वी भाग में हम लोग देखते हैं, तो पूर्वी भाग में हम लोग को उड़ीसा की पहाड़ियां दिखाई देती है, तो उड़ीसा की पहाड़ियां हमारा सेकंड हो जाएगा। और पश्चिमी भाग में हम लोग को मैकल रेंज दिखाई देता है। तो 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। केलो परियोजना किस जिले को सिंचाई सुविधा का लाभ से किस जिले को लाभ मिलने वाला है, इसको देखते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, रायगढ़ एवं जशपुर, रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा, जशपुर एवं जांजगीर चांपा, ये हमारे पास ऑप्शन दिया गया है। तो भाई हमारी जो केलो परियोजना है उसके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत हुई थी हमारी 1 जुलाई 2015 से। उसी के तहत हम देखते हैं हमारे हमारे राज्य में 3 परियोजनाओं को इसमें शामिल किया गया। टोटल 99 परियोजनाओं को शामिल किया गया है, उसमें से 3 परियोजनाएं हमारे छत्तीसगढ़ की है, जिसमें एक है केलो परियोजना, एक है खारंग सिंचाई परियोजना, एक है मनियारी सिंचाई परियोजना। तो जो केलो परियोजना है वो रायगढ़ में स्थित है, खारंग सिंचाई परियोजना जो है वो बिलासपुर में स्थित है, मनियारी सिंचाई परियोजना जो है मुंगेली में स्थित है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम डिसाइड करते हैं, तो रायगढ़ जिले में तो एक्चुअल में स्थापित किया गया। और इस परियोजना का नाम दिलीप सिंह जुदेव परियोजना भी कहा जाता है, ठीक है, दिलीप सिंह जुदेव परियोजना कहा जाता है। अब ये 2 जिले को लाभान्वित करेगा, रायगढ़ और जांजगीर चांपा। तो उस आधार पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा छत्तीसगढ़ी उपन्यास के लेखक कौन है। तो भाई जो उपन्यास वाला पार्ट है, या फिर सिंपल सा बोला जाए, जो हमारा लिटरेचर वाला पार्ट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर से पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। ये जो बहुत फेमस लोग हैं, तो ये श्री केयोर भूषण जी का रचना है, कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बेठिया प्रथा का प्रचलन किस क्षेत्र में स्थित है, किस क्षेत्र में पाया जाता है ये बेठिया प्रथा। तो जशपुर, बिलासपुर, बस्तर और राजनांदगांव, ये 4 जिला दिया गया है, जिसमें हमारा राइट आंसर होगा बस्तर। बस्तर क्षेत्र में बेठिया प्रथा का प्रचलन है। ये बेठिया प्रथा क्या है, बेटिया प्रथा एक्चुअल में बेटिया मतलब होता है बैठाना, वो भी बेटी को। कैसे बैठाना, जैसे अगर कोई पर्सन है जो जो कर्ज लिया हुआ है लेकिन उसका रीपे नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपनी बेटी को जो पर्सन रहता है जिससे लिया गया होता है, उसको कुछ टाइम के लिए उसकी सेवा करने के लिए देता है। तो यहाँ पर उनका शोषण भी किया जाता है, ठीक है। तो मानसिक तथा शारीरिक रूप से भी वहाँ पर शोषण की घटनाएं दिखाई देती है, इसलिए गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट में काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये एक कुरीति है जिसे समाप्त कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ रिपोर्ट्स का मानना ये है कि किसी किसी प्लेस में ये बेटिया प्रथा अभी भी प्रचलित है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। शहीद वीर नारायण सिंह किस आदिवासी समुदाय के थे। तो बिंजवार, मंझवार, गोंड और कंवर, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारे जो शहीद वीर नारायण सिंह जो है, इन्हें छत्तीसगढ़ का पहला शहीद माना जाता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत इन्होंने की थी, और सोना खान का विद्रोह के जो प्रणेता है वो हमारे शहीद वीर नारायण सिंह हैं। इनके पिता भी बिजवाड़ जनजाति से जो थे, वो भी सोना खान के विद्रोह के नेता माने जाते हैं। पहली बार जब इनके पिताजी ने ये मशाल उठाई थी यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में, और जिसे आगे नेतृत्व प्रदान किया 1857 में, ठीक है। 56 में एक्चुअल में उनको पता चलता है कि 1857 की क्रांति देश के अलग अलग कोने में इसकी ज्वाला लगी हुई है,
तो हमें इस हेतु काम करने की आवश्यकता है। तो शहीद वीरनारायण सिंह इस हिसाब से काम करना स्टार्ट करते हैं और बिंजवाड़ जनजाति से बिलोंग करते थे। और बिंजवाड़ जनजाति में अगर हम देखते हैं जनजाति के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर इनमें एक विशेष प्रकार की विवाह पद्धति हम लोग को देखने को मिलती है, जिस विवाह पद्धति को हम कहते हैं तीर विवाह। तीर से पहले विवाह कराया जाता है, उसके पश्चात वर वधु का विवाह होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी मुहावरा अरे लंगना का अर्थ है। तो अरे लंगना का अर्थ क्या होता है? नुकसान पहुंचाना, लज्जित करना, हाथ धोकर पीछे पड़ जाना या फिर गाली गलौज करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। हाथ धोकर पीछे पड़ जाना को बोलते हैं अरे लंगना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सही सुमेलित का, ठीक है, सही युग्म का चयन करना है। देखिए सही युग्म का ना पहले एकदम सिंपल सिंपल सा पूछा जाता था, आमने सामने बस दे दिया रहता था, उसी में से पहचानना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो सही युग्म का चयन करना है। तो हमारे पास माँ बमलेश्वरी, माँ बमलेश्वरी का मंदिर कहाँ पर है भाई? डोंगरगढ़ में। तो वन का बी के साथ राइट आंसर होगा। दूसरा देखते हैं माँ दंतेश्वरी, माँ दंतेश्वरी का मंदिर कहाँ पर है? हम लोग को दंतेवाड़ा में दिखाई देता है। माँ महामाया, महामाया मंदिर है हमारे रतनपुर में। रतनपुर की महामाया मंदिर, महामाया माता, जिसका स्थापना करवाए थे रत्नदेव, ठीक है, रत्नदेव प्रथम जो है, जो कि कल्चुरी वंश से बिलोंग करते हैं। और फिर बाद में 1050 में यही रतनपुर को राजधानी बनाते हैं अपनी। और चौथा हमारे पास क्या दिया हुआ है? भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध जो है उनके संबंध में हम लोग को जानकारी मिलती है सिरपुर से। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इस आधार पे देखा जाए तो? वन का बी कहीं पर है क्या? वन का डी है। टू का सी, टू का सी भी कहीं पर नहीं है। थ्री का डी भी हम लोग को कहीं नहीं मिल रहा है। हमारा फोर का ए, ये हमारे पास राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में घर के सदस्य की मृत्यु होने पर नया घर बनाना पड़ता है? तो भाई हमारी कमार जनजाति है। और इस प्रकार के क्वेश्चंस ना इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिसमें अलग अलग जनजातियों में कुछ विशेष प्रकार के हम लोग को तथ्य देखने को मिलते हैं, वो सारी क्वेश्चंस पूछने की संभावना रहती है, तो ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय आदिवासी उनकी संस्कृति और सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बुक्स रहेंगे ना, उन सब का नाम, उनके राइटर का नाम ध्यान रखे रहेंगे। ऑप्शन क्या दिया है हमारे पास? एल पी विद्यार्थी, इंद्रदेव, एस सी दुबे, टी वी नायक। तो भाई हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल पी विद्यार्थी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन में जाने से पहले हम कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक है हमारे पास वेरियर एल्विन, जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, द माड़िया एंड देयर घोटुल, द गौर, द अगरिया, द बैगा। ये चारों बुक्स लिखी हैं वेरियर एल्विन ने। एस सी रॉय की अगर हम लोग बात करें तो द बिरहोर नाम से बुक लिखा है उन्होंने। श्यामचरण दुबे की अगर बात करें तो द कामार। जॉर्ज ग्रियर्सन की अगर हम बात करें तो द माड़िया, गोड्स ऑफ बस्तर, टीवी नायक, द भील, दयाशंकर नाग, द ट्राइबल इकोनॉमी। ये सारे बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग, आई होप आप लोग मतलब इन सारी चीज़ को पढ़ रहे होंगे। और अगर नहीं पढ़ रहे तो कुछ टाइम बाद हमारे यहाँ क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उरांव जनजाति, या फिर उसी को ही बोलते हैं ओरांव जनजाति की बोली किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? उरांव जनजाति जो है कुड़ुख नाम से बोली का प्रयोग करती है आपसी बातचीत के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है द्रविड़ भाषा परिवार, मुंडा भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई हम लोग देखते हैं उरांव जनजाति जो है द्रविड़ भाषा परिवार से, ठीक है, जो हमारा कुड़ुख जो है, कुड़ुख जो बोली है वो द्रविड़ भाषा परिवार का एक बोली है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। धनवार जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? तो धनवार जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है। हमारे पास ऑप्शन दिया गया है लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प, बांस शिल्प और कत्था शिल्प। तो भाई कत्था शिल्प एक्चुअल में कत्था शिल्प जैसा कोई शिल्प कला होता नहीं है। कत्था निकालने का कार्य करती है खैरवार जनजाति, और धनवार जो है वो बांस शिल्प का कार्य करती है, बांस के बर्तन भी बनाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगर हम बात करें लौह शिल्प की बात करें तो ये भाई हमारी अगरिया नाम की एक जनजाति है जो लोहे से संबंधित कार्यों को करती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। स्त्रियों के माथे पर गोदना गुदवाना किस जनजाति की विशेषता है? तो भाई हमारे हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग बहुत सारी जनजातियां पाई जाती है, जिनमें बैगा जो है वो सबसे ज्यादा सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति मानी जाती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें उरांव जनजाति, तो उरांव जनजाति हमारे शरीर में जिस जिस अगर उरांव जनजाति की बात करें तो उरांव जनजाति अपने शरीर में चार मुख्य रूप से गोदना का अंकन करवाती है। उंगली में मक्खी, हाथ में बिच्छू, कंधे में मयूर और हृदय के समीप में कृष्ण जी का अंकन करवाती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान, ये दौरान है ना, दौरान भी है, दौरान छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित घटनाएं हुई। सिहावा नगरी तिम्बर सत्याग्रह, शराब दुकानों के बहिष्कार के कारण रायपुर में कुतुबुद्दीन की गिरफ्तारी, रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना, कांग्रेस नेताओं द्वारा विधान परिषद की उम्मीदवारी की वापसी। तो भाई यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले कांग्रेस नेताओं द्वारा उम्मीदवारी की वापसी, ये हमारा पहला रहेगा। उसके बाद फिर अगला नंबर आएगा शराब दुकानों के बहिष्कार के कारण रायपुर में कुतुबुद्दीन की गिरफ्तारी हो जाती है भाई, तो ये सेकंड होगा। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना, ये भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा जा चुका है। ये फरवरी हमारा 1920 में पहली बार विद्यालय, ठीक है, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी।
उसके बाद देखते हैं सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। एक्चुअल में जो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी पार्ट माना जाता है। तो ये होगा हमारा सबसे लास्ट, तो हमारा इस आधार पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भाई छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश WH चांग थे। और अगर RS गर्ग की बात की जाए तो फर्स्ट कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हमारे RS गर्ग थे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये कथन जो है हमारे श्री कृष्ण जी द्वारा कहा गया था, अपनी वाणी के द्वारा अर्जुन को बताया गया था, जिसमें उन्होंने बहुत सारी और भी बातें बताई है, जिसमें से परित्राणाय साधु नाम ये टैगलाइन को ले लिया गया हमारे छत्तीसगढ़ प्रशासन के एक विभाग द्वारा, जो है हमारा पुलिस विभाग। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए लोकसभा द्वारा विधेयक पारित किया गया किस तारीख को? 1 जनवरी 2000, 31 जनवरी 2000, 31 जुलाई 2000 और 5 अगस्त 2000। तो भाई हमारा राइट आंसर होगा 31 जुलाई सन 2000। और भाई हम लोग हमारा छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ भाई? 1 नवंबर सन 2000। अगले क्वेश्चन में चलते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिला पंचायत की स्थायी समितियों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है उस चीज को हम लोग को बताना है। मतलब कौन कौन सा यहाँ पर समितियां जो है हमारे स्थायी समितियों में शामिल नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति, भवन समिति, वित्त समिति, शिक्षा समिति, सलाहकार समिति, संचार तथा संकर्म समिति, सहकारिता तथा उद्योग समिति। तो देखिए पहली बात तो हमारा जो सामान्य प्रशासन विभाग है ये स्थायी समिति में आता है, मतलब जहां जहां वन रहेगा ना वो सबको हटा दो। ये हमारा ये खत्म, हमारा ऑप्शन नंबर डी खत्म, ये दो खत्म। इसके बाद जो हमारा कृषि समिति है ये भी हमारी स्थायी समिति में, तो ये दो को तो फिर अब दूसरा, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा खत्म हो जाता है। तो इस आधार पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ये ऑप्शनल तरीका है, आप लोग को वैसे पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन सी समितियां जो है स्थायी समितियां हैं, कौन कौन सी स्थायी समितियां नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम लोगों ने आज के 25 क्वेश्चन क्लियर किए हैं। तो अगले हमारे वीडियो में मिलते हैं हम। तो तब तक के लिए धन्यवाद।